जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। और हम मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जहां हम मोदी सरकार के अलग अलग मंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं। और इसमें शायद कोई दो राय नहीं होगी कि उनमें से एक में से सबसे एफिशिएंट मंत्रालय और मंत्री बताया जाता है सुरेश प्रभु जी को। और आपने सबसे पहले 1 साल में अपनी उपलब्धियां, जो विभाग की उपलब्धियां हैं, वो भी बताई है कि 39 आपके जो प्रॉमिसेस थे बजट में वो ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। इनमें सबसे बड़े कौन से हैं? देखिए, एक तो वी शुड फोकस ऑन समथिंग विच इज क्रिटिकल फॉर इंडिया, क्रिटिकल फॉर रेलवेज। देयरफॉर जो हमने बजट बनाया था, वो बजट के पहले हमने देश के सामने एक श्वेत पत्रिका रखी थी, व्हाइट पेपर। इसमें हमने सभी बातों की जिक्र किया था कि जिसके बारे में, जिसके कारण रेल को आज अलग अलग कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। वो करने के बाद हमने देश के सामने बजट पेश किया। इसमें हमने काफी हद तक जो समस्या है, जिसका जिक्र हमने व्हाइट पेपर में किया था, उसके बारे में क्या सॉल्यूशन निकल सकता है उसके बात की थी। क्योंकि बजट कैन नॉट जस्ट टॉक अबाउट प्रॉब्लम, इट इज अ सॉल्यूशन। और रेल की एक विशेषता यह है कि यदि आप कोई भी नई परियोजना की शुरुआत करते हैं तो 3 साल के पहले पूरी ही नहीं हो सकती। जैसे अपने को डबलिंग भी करना है तो 3 साल लगेंगे ही लगेंगे। तो इसके लिए बहुत सारी परियोजनाओं पूरी न होने का जो कारण था पहले, यही था कि हमने बहुत शॉर्ट टर्म व्यू लिया था, 5 साल तक का व्यू नहीं लिया था। तो हमने कहा कि कम से कम 5 साल तक, क्योंकि हमारी सरकार ये 5 साल करेगी और आगे भी बहुत साल पूरी करेगी और भी टर्म्स करेगी। तो हमने इसके लिए कहा था कि 5 साल की क्या जो हमारी कार्यकाल है, इसमें हम किस तरह से उसको पूरी करेंगे। तो इसके लिए वो भी हमने जिक्र किया था। तो वो करने के बाद फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो हमने पहले ही दिन 26 फरवरी को हमने बजट प्रेजेंट किया। 27 फरवरी को हमारे पूरे मंत्रालय के सभी अधिकारी सब लोगों के साथ में बैठ के हमने उसको निर्णय किया कि हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन में डाल देंगे। हर बजट की अनाउंसमेंट जो थी उसको हमने एक्शनेबल पॉइंट में कन्वर्ट किया। हर एक्शनेबल पॉइंट कौन इंप्लीमेंट करेगा उसकी जिम्मेदारी तय की गई। उसका इंप्लीमेंटेशन हर 15 दिन में करने की भी हमने तय किया। और उसके बाद में अभी हाल ही में हमने पूरी बजट की मॉनिटरिंग की जो प्रक्रिया है उसको एक ई मॉनिटरिंग के माध्यम से ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने के लिए ई समीक्षा करके हमने एक सॉफ्टवेयर बना के उसमें ऊपर डाल दिया। फिगर वाइज सुनने में बहुत ही बढ़िया लगता है कि 36 दिनों में 39 चीजें हो गई और उनमें कंज्यूमर और पैसेंजर से लेने देने वाली कई चीजें हैं। आपका हेल्पलाइन है, सिक्योरिटी हेल्पलाइन है, 5 मिनट में टिकट बुक वगैरह वगैरह। लेकिन अब तक जो लेगेसी में रहा है रेलवेज के साथ, बहुत सारी योजनाएं और प्रोजेक्ट अनाउंस हो जाती है और उनको करने के लिए पैसे बहुत कम आते हैं, इसलिए इतने सारे लटके रहते हैं। तो क्या आपका अप्रोच है कि जो डूएबल है, इतनी बड़ी उसकी लागत नहीं है, उसको पहले करें? क्योंकि लोग रुके हैं कि कब देखने को मिलेगा कि रेलवेज बदल गए हैं। देखिए, ये तो एक बहुत स्वाभाविक है कि लोगों को लगे कल क्यों, यानी आगे आने वाले कल में क्यों, परसों क्यों नहीं बन गया, पहले 2 दिन पहले क्यों नहीं बन गया। बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन ये प्रक्रिया है, उसको तो हमको पालना ही होगा। इसके लिए हमने जो प्रोजेक्ट्स लिए, अब ये तो सही कहा आपने कि 39 अनाउंसमेंट जो है, हमारे जो प्रोजेक्ट्स है, हर प्रोजेक्ट को हमने एक नंबर दिया है। हर प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए पूरी तरह से समय सीमा निर्धारित की गई है। आज भी मैं वित्त मंत्री जी को मिला था, ताकि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी कुछ अप्रूवल लगता है। गवर्नमेंट में तो अलग अलग डिपार्टमेंट से, मिनिस्ट्री से आता है। फाइनेंस मिनिस्टर भी इतने प्रोएक्टिव और सपोर्टिव है कि उन्होंने कहा बिल्कुल हम इसके लिए भी एक फास्ट ट्रैक किस तरह से करेंगे, हम उसके ऊपर भी देखेंगे। तो मुझे विश्वास है कि जो भी परियोजनाओं के बारे में इस साल हमने जिक्र किया है वो 100% 3, 3.5, 4 साल, जिसका भी कुछ समय थोड़ा ज्यादा उधर समय लग सकता है, जिसके नॉर्मल टाइम, नॉट एक्सीडिंग टाइम लिमिट। लेकिन हमने एक भी ऐसी परियोजना की डिक्लेरेशन नहीं किया है जो पूरी नहीं की जा सकती, जैसे पहले हुआ करता था। आप बताएंगे कितना बड़ा चैलेंज रहा है रेलवेज की जो इमेज है उसको बदलने की भी क्या चैलेंज है? क्योंकि रेल में 100% FDI एक बहुत बड़ा मूव था आपकी सरकार का, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट दिखा है
वो उतना नहीं दिखा है जितनी उम्मीद की जा सकती थी। आप बता सकते हैं कि कितना इंटरेस्ट दिखा है लोगों का, क्या और दिखना चाहिए था, और उसके पीछे क्या कहीं ना कहीं परसेप्शन प्रॉब्लम है कि इसमें हम कितने पैसे बना सकते हैं? अगर कोई इन्वेस्टमेंट आकर कर रहा है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है? क्या वो एक इशू निकल कर आ रहा है? देखिए, ये तो हमारी एक द्विधा मनस्थिति देश की बनी हुई है। हमें सोशली डिजायरेबल प्रोजेक्ट भी चाहिए और साथ साथ में हम ये भी कहेंगे कि ये प्रॉफिटेबल और वो प्रोजेक्ट भी किस तरह से किए जाए, तो दोनों तो हो नहीं सकता। और यही द्विधा मनस्थिति कभी कभी हमारी डिबेट में भी अलग अलग जगह पे चलती है, पार्लियामेंट में, बाहर, उसमें भी आ जाती है। तो हमें इस बात का फैसला करना होगा कि देश को रेल लाइन बनानी, तो सब रेल लाइन प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती। जिसका प्रॉफिटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमारे दिल में, कनेक्टिविटी जब बनती है, नहीं मैं बनाता हूं, कनेक्टिविटी जब बनती है तो उसका एक बहुत बड़े लाभ होकर कनेक्टिविटी के कारण ही देश की प्रगति हो जाती है। जैसे चाइना में, चाइना ने आज उनका जो नेशनल एनआरडीसी, नेशनल रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट काउंसिल, इन्होंने एक रिपोर्ट में कहा है कि चाइना की कनेक्टिविटी की वजह से चाइना का जीडीपी 3-4% जरूर बढ़ा होगा। कि चाइना ने रेल की कनेक्टिविटी की, रोड की कनेक्टिविटी की, पोर्ट की कनेक्टिविटी की, एयर कनेक्टिविटी की, चाइना का जीडीपी बढ़ गया। तो कनेक्टिविटी के कारण भी बढ़ता है। तो इसके लिए प्रॉफिटेबिलिटी का जो एंगल है, वो वायबिलिटी का जो एंगल है, वो तो देखना चाहिए जरूर, लेकिन उसके पैरामीटर्स भी देखने की जरूरत है। लेकिन मैं तो हम जो प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो पूरी तरह से प्रॉफिटेबल, यानी जिससे ज्यादा से ज्यादा पेबैक होगा वही ले रहे हैं, क्योंकि डबलिंग ट्रिपलिंग के जैसे प्रोजेक्ट हम इमीडिएटली ले रहे हैं। लेकिन एक ब्रॉड मुद्दा मैंने बताया। साथ में ये भी सही है कि एफडीआई आना चाहिए, लेकिन what is the meaning of foreign direct investment? So what is important is the investment part. Railways need investment. Railways does not need color of the money is not important, investment is important. That's why we identified a large amount of money, 8,50,000 crores for 5 years. That investment must come. And if anybody wants to make investment, it's welcome. But if that investment, for whatever reason, is going to be coming little later, we should not wait. We must make railways work properly, and that's why we are doing it. बिल्कुल, लेकिन एफडीआई के लिए रेलवेज को आकर्षक बनाने के लिए क्या कुछ करना होगा? मतलब इसमें आपकी सोच क्या है? क्या हम कह रहे हैं कि आप आइए और जैसा है वैसा है, इसमें आप देखिए कि प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है नहीं, या कोई एक प्रोपोजिशन हम रख रहे हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के सामने? देखिए, एफडीआई इज एनेबलिंग प्रोविजन दैट अलाउज इन्वेस्टर जो आना चाहता है, तो इसके लिए एक एनेबलिंग प्रोविजन है। लेकिन रेल की जो आज समस्या है, यदि आप देखेंगे पिछले काफी सालों से, 20-25 सालों से भी, तो हमने अंडर इन्वेस्टमेंट किया रेलवे में। रेलवे में अंडर इन्वेस्टमेंट करने की कारण से कैपेसिटी, डिमांड तो प्रोलिफरेट हो गया, कैपेसिटी बढ़ी नहीं। इसकी वजह से आज भी आप देखते हैं कि लोग ऊपर भी सफर करते हैं, ट्रेन के ऊपर जाकर। ट्रेन के लिए लोगों को वेट करना पड़ता है, पंक्चुअलिटी सफर हो गई है, क्योंकि कैपेसिटी उतनी थी और डिमांड तिगुना चौगुना बढ़ गया। हमारे ऐसे कुछ सेक्टर्स है जहां पे हमारी कैपेसिटी से 150% हम लोग ज्यादा यातायात करने की कोशिश करें, जो संभव ही नहीं है। इसीलिए पूरी तरह से व्यवस्था बहुत ही एक चैलेंजिंग सिचुएशन में है। तो उसको बदलने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट न करने से ही ये स्थिति पैदा हुई है। तो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज्यादा कैपेसिटी हैंडल होगी, ज्यादा कैपेसिटी हैंडल होगी तो ज्यादा रेवेन्यू आएगा, ज्यादा रेवेन्यू आएगा तो रेलवे की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो रेल और निवेश कर पाएगी। इसलिए मैं मानता हूं ये विशेष साइकिल जो था कि कुछ पैसा नहीं इसके लिए निवेश नहीं इसके लिए नीचे जा रहे, उसको वर्चुअस साइकिल बनाने की कोशिश इसी स्ट्रैटेजी में हम कर रहे हैं। अब इसी कोशिश के तहत आपका बीओटी प्रोजेक्ट है, पीपीपी की उम्मीद की जा रही है, उसमें किस तरह का रिस्पांस दिख रहा है? क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ये कहां से आने वाला है? हमारे बजट के अलावा और बाहर से पैसा कहां से आएगा और कहां पोटेंशियल दिख रहा है आपको? देखिए, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ रेजिंग रेवेन्यू फॉर रेलवेज एज वेल एज गेटिंग टेक्नोलॉजी। देखो, 3-4 चीज के लिए हमें रेल की प्राथमिकता को ध्यान में रखना चाहिए। एक तो निवेश चाहिए, इसके लिए पैसा चाहिए। दूसरी है कि अच्छी टेक्नोलॉजी भी आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी समस्या टेक्नोलॉजी के माध्यम से हल की जा सकती है। जैसे अभी आपने देखा होगा, चीन का तो उदाहरण हम हमेशा लेते हैं। उन्होंने अभी तो सुपरफास्ट ट्रेन है, वो ट्रेन पे रुकती भी नहीं है। उसमें लिए वो उन्होंने एक अलग हिप योजना बनाई कि जहाँ पे विदाउट स्टॉपिंग, सो दैट ट्रेन की स्पीड कम होगी। यहाँ पे हमारी हर स्टेशन पे रुकने की हम मांग करते तो अलग तरह से जा रहे। लेकिन एक तो टेक्नोलॉजी चाहिए। थर्ड, हमें एक बैंडविड्थ भी एक्सीड करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल
पोर्ट है, हमारे पास 7,600 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन है। रेलवे के लिए हमने ट्रंक लाइन तो बना के रखी है। अभी जो नए पोर्ट डेवलप हुए, पहले इतने पोर्ट्स नहीं थे, ये पोर्ट डेवलप हुए, तो पोर्ट को यदि हम रेल के मेन लाइन से कनेक्ट कर देते हैं तो एक बहुत बड़ी रेवेन्यू स्ट्रीम रेलवे को आ जाएगी। और रेवेन्यू स्ट्रीम आने के लिए जो पोर्ट बना रहा है, इतना इन्वेस्ट कर रहा है, वो बहुत आसानी से और थोड़ा इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि उसके लिए भी आवश्यक चीज है। कार्गो आया तो उसको हिंटरलैंड में भेजना है, जो कार्गो बाहर से आ रहा है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए भी उसको कनेक्टिविटी चाहिए। तो ये विन विन सिचुएशन है कि रेल पोर्ट कनेक्टिविटी, उसमें भी पीपीपी मॉडल बन सकता है। तो ऐसे बहुत सारे पैमाने पे प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल जो हमने पहले ही योजना चल रही थी, मैं मानता हूं उसमें भी सुधार लाने की जरूरत है। एक चीज है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या कोई भी इन्वेस्ट करेगा तो दो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। एक तो उसका इंटरेस्ट, प्राइवेट इंटरेस्ट, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट भी एज इंपॉर्टेंट। तो टू बैलेंस दिस, कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाने के टाइम पब्लिक इंटरेस्ट को ज्यादा महत्व देते हैं, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा ही नहीं। इसका एक थियोरेटिकल बात हो गई। हम सिर्फ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को ही ज्यादा महत्व देते हैं तो पब्लिक का लॉस हो जाएगा। वो बैलेंस करने के लिए कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। इसके लिए हमने बजट स्पीच में कहा था कि हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएंगे, और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनने की प्रक्रिया भी हमने शुरू कर दी है, जिसके कैसी होनी चाहिए उसके बारे में वेबसाइट पर भी डालेंगे, लोगों के सुझाव भी लेंगे। वो प्रक्रिया पूरी होती है तो हमें विश्वास है कि आज जिस कारण निवेश करने के लिए लोग कुछ न कुछ कारण से उनकी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। आपने 2 बार चीन का नाम लिया और ये बहुत जरूरी है या इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि अगले हफ्ते प्रधानमंत्री चीन जाएंगे। वहां पर चर्चाएं होंगी कि कहां पर कोऑपरेशन हो सकता है दोनों देशों में। रेलवेज में स्पेसिफिकली आपको कहां पर ये पोटेंशियल या अवसर नजर आता है कि हम चीन से या टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, या कौन सी सीख ले सकते हैं, या उनकी इन्वेस्टमेंट आ सकती है? देखिए, हमारे उनके साथ में जो समझौता है उसके आधार पर बहुत सारे बिंदुओं के ऊपर हम काम करने की कोशिश करें। एक तो हाई स्पीड ट्रेन, दिल्ली से चेन्नई तक की बात चल रही थी, लेकिन शुरू में दिल्ली टू नागपुर या ऐसे कोई सेगमेंट। दूसरी बात है स्टेशन डेवलपमेंट। चीन ने भी अच्छे स्टेशन डेवलप किए, इसके लिए भुवनेश्वर जैसे और स्टेशन है, वहां पे भी उनके सहायता से हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे। एक कंस्ट्रक्शन करने का उनका जो स्पीड है उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। यूनिवर्सिटी, चीन ने काफी रेल यूनिवर्सिटी भी बनाई है, तो उनके लिए उसकी भी टेक्निकल हेल्प हम लेने की कोशिश करेंगे। यानी बहुत सारे बिंदु है, और मैं मानता हूं चीन का फंड्स भी इंडिया में आ सकता है, क्योंकि चीन के पास आज $4 ट्रिलियन से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, और चीन ने करंट अकाउंट सरप्लस के तहत इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बनाया है। आज उन्होंने इन्वेस्ट किया था यूएस में $1.2 ट्रिलियन के आसपास, यूरोप में भी उन्होंने बॉन्ड ले लिए हैं। अभी उनकी मर्यादित है कहां निवेश कर सकते हैं, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बाय डेफिनेशन हैव टू बी इन्वेस्टेड आउटसाइड द कंट्री। सो इंडिया हैज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू अट्रैक्ट लो कॉस्ट फंड्स फ्रॉम चाइना। वो भी एक शायद बात हो सकती है। मैं ऐसा एक थियोरेटिकल बात कर रहा हूं, ये हो सकती है। रेलवेज में एक सबसे बड़ी समस्या जो रही है, और मेरे ख्याल से इसे वॉर फुटिंग पर आप लोग शायद देख रहे होंगे, वो है सेफ्टी रिकॉर्ड। अनमैन क्रॉसिंग्स की काफी दिक्कतें हुई हैं। आपको लगता है कि इस 1 साल 11 महीनों में इस पर कुछ सब्सटैंशियल काम हो चुका है? देखिए, एक सेफ्टी की दो तीन जो वजह, एक तो है हमारे लेवल क्रॉसिंग, वहां पे काफी हादसे होते हैं, और सही माने में मैं समझता हूं रेल के हादसे होते हैं कि रोड के हादसे होते हैं, उसके ऊपर बहस होने की जरूरत भी है, क्योंकि रेल में चलने वाली जो ट्रेन है उसका राइट ऑफ वे रेल का होता है। इसमें यदि कोई आके इंक्रोच करता है, कोई आके ट्रेस पास करके उसके ऊपर हो जाता है, तो ऑब्वियसली इट्स रियली दैट केस। बट एक है, दूसरा है डिरेलमेंट। ये डिरेलमेंट की वजह है कि हमारी असेट फेल्यूर की वजह से भी डिले भी हो जाती है ट्रेन, पंक्चुअलिटी का एक कारण है, और दूसरा कारण यह भी है कि एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। तो मेंटेनेंस पे ऊपर, और खास करके प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के ऊपर जो ध्यान देने की जरूरत थी, जो हमने पूरी मात्रा में नहीं दे पा रहे थे, उसके ऊपर भी देने की जरूरत है। तीसरा है फायर हो जाती है ट्रेन में। वो ट्रेन में फायर की समस्या काफी हद तक अभी कम भी है, लेकिन वो पेंट्री कार उसमें लगा दो, उसमें भी कोई कर सके, वो भी हो सकता है। तो मैं मानता हूं जो 3-4, और फिर एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को जब ये हो जाते हैं, उसका भी कारण है। तो मैं मानता हूं एंटी कोलिजन डिवाइस, जो डीआरडीओ को हमने कहा है, ये हर मुद्दे के ऊपर किसी न किसी साधन पे तकनीकी ज्ञान लगा के उसको काम करने के लिए भी हमने उनको कहा है, वो काम भी हो रहा है।
हमने कुछ साल पहले पिछले सरकार ने अनिल काकोडकर कमेटी अपॉइंट की थी। वो कमेटी का रिपोर्ट आया, उसके ऊपर कुछ हुआ नहीं था, तो हमने बजट स्पीच में कहा था कि 30 अप्रैल के पहले वो पूरी की पूरी कमेटी की रिपोर्ट प्रोसेस की जाएगी। 100% आज प्रोसेस हो गई। जो उनकी जो रिकमेंडेशन थी एक्सेप्ट हो सकते, उसके लिए हमने काम करने के लिए भी आदेश दे दिया है। जो नहीं हो सकते उसके लिए क्या वजह है ये भी हमने रिकॉर्ड करके रखा है। यानी ये जो रिपोर्ट हैज बीन प्रोसेस्ड फुल्ली। अच्छा, अब हम जब स्टेशंस की मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं और रेलवेज में अच्छी सेवाओं की बात कर रहे हैं, तो लाजमी सा सवाल आता है कि इससे लागत बढ़ेगी और क्या जनता उस बढ़ी हुई टिकट का पैसा देने को तैयार है। अब कई सालों तक रेल के किराए बढ़ाना एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल इशू बन जाता था, लेकिन वो टैबू एक तरह से हट गया है। आपकी इसमें क्या अप्रोच रहेगी? क्या हम हर बजट का इंतजार करेंगे ये जानने के लिए, या ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस रहेगी? और क्या कहीं ना कहीं लोगों को तैयार होना पड़ेगा कि अच्छी सेवा चाहिए तो इसका ज्यादा पैसा भी देना पड़ेगा? देखिए, ये तो डायनामिक इश्यूज होता है, उसके लिए एक टाइम सवाल का जवाब देना है। लेकिन मैं मानता हूं ये स्थिति जिस तरह से होगी उस तरह से स्थिति को निपटना होगा, उसके लिए हम उस तरह से काम कर सकते हैं। ओके, मैं कोशिश कर रही थी कि कुछ नहीं करे, बट मुग्धा के पास कुछ सवाल है। मेरा सवाल है कि आपका जो रेवेन्यू अभी आप प्राइसेस बढ़ा नहीं सकते क्योंकि वो पॉलिटिकल इश्यू बन जाता है जब भी आप टिकट के प्राइस बढ़ाते हैं। तो ऐसे में क्या ऐसा पॉसिबल है कि अभी जैसे भी रेवेन्यू आपका जनरेट हो रहा है उसके साथ पीपीपी मॉडल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश करके ये नए स्टेशंस बनाकर उनसे रेवेन्यू जनरेशन के नए आइडियाज बनाकर क्या आप इस प्रेजेंट स्ट्रक्चर में जहां पर आप रेट्स नहीं बढ़ाएं टिकट्स के तब भी आप रेलवेज को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं? जिस तरह की कैपेसिटी इंडिया को चाहिए वो प्रोवाइड कर सकते हैं, जिस तरह की सर्विसेज लोगों को चाहिए वो प्रोवाइड कर सकते हैं? डेफिनेटली। देखिए, इसकी जो वजह है, एनी रेल में 50% से भी ज्यादा आज हमारी सैलरी और पेंशन की कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट है जो फ्यूल कॉस्ट होती है, वो भी बहुत सब्सटेंशियल है, 26% से भी ज्यादा है। तो यदि आपको रेल का ऑपरेशन यदि नहीं बढ़ता है, रेल की जो फ्रेट हैंडलिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ती है, तो जो आज का जो पूरा कॉस्ट है रेलवे का वो छोटे वॉल्यूम के ऊपर पड़ रहा है। ये वॉल्यूम को ही आप 1.5 टाइम्स इंक्रीज करेंगे 5 साल में तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव होगी। तो इसलिए ये जो पूरा फोकस है यही है कि किस तरह से रेलवे की ऑपरेटिंग कैपेसिटी, 2/3 ऑफ द रेवेन्यू ऑफ रेलवे सिर्फ आते हैं हमारे फ्रेट से। हम यदि अब 50% 1 बिलियन to 1.5 बिलियन टन कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली द कॉस्ट विल नॉट इंक्रीज इन दैट प्रोपोर्शन, सो प्रॉफिटेबिलिटी विल इंप्रूव। सेकंडली, वी हैव टू टेक केयर ऑफ making sure that we are trying to do that assessment of line by line assessment of profitability. Which is the line which is profitable, which is line not profitable, so we can optimize the use of that line to make it more profitable. Thirdly, cost of entire expenditure control. So we are trying to rationalize the cost of electricity. Fuel cost, which is diesel cost, which is not in our hand. We are trying to use a lot of innovative ideas in that, which is already under a very advanced stage of discussion. So all this put together, I'm sure railway will be profitable. चलिए, एक आखिरी के 1-2 सवाल। एक ये मुंबई वाला मैं सवाल पूछना चाहूंगी, मुंबई के संदर्भ में, क्योंकि मैं मुंबई से हूं, आपका भी मुंबई से लगाव है। यहाँ गडकरी जी भी आ गए हैं और इनसे भी मैं सवाल पूछूंगी आगे मुंबई के ट्रांसपोर्ट सिचुएशन की, जिसमें लोकल ट्रेन एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आपने सेफ्टी की बात कही और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां पर क्या हाल है। आपको लगता है कि मुंबई के लिए कुछ अलग से करने का मौका अब आ गया है, और ये नहीं कि हर रेल बजट में एक छोटा सा टुकड़ा उनको मिल जाए? एक बहुत बड़ी नीड है जिसमें और समय नहीं दिया जा सकता। देखिए, मुंबई को सही माने में आपने सही कहा, उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता है। 75 लाख लोग दिन में रोज मुंबई में रेल से सफर करते हैं, और उसकी जो हर दिन ज्यादा से ज्यादा लोग रेल में आने की कोशिश करें। रेल ट्रैक की कैपेसिटी सीमित है, 6 ट्रैक भी काम डालने की कोशिश करें। कुछ अभी हमने परसों भी डाल रहे थे जहां दीवा जाने के लिए, वहां तो बहुत ही कंजेस्टेड रूट है, तो वहां के लोकल लोगों ने आके उसका पॉलिटिकली विरोध भी किया कि नहीं डालना चाहिए इससे। यानी एक टाइम आपको ये भी चाहिए कि सुविधा बढ़नी चाहिए, साथ साथ में बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो भी उसका विरोध होता है, तो ये दुर्भाग्य की बात है। लेकिन
मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, ये हमने एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट मुंबई के लिए बनाया। उसका एमयूटीपी 3rd स्टेज के लिए बहुत बड़े पैमाने पे उसको निवेश 23,000 करोड़ से भी ज्यादा हम लोग उसको इन्वेस्ट करेंगे और उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एलिवेटेड अभी ट्रैक बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जगह ही नहीं एक्सपांड करने के लिए, अभी एलिवेटेड ट्रैक बनेगा। मेरी ये भी एक उम्मीद और कोशिश है, नितिन जी जैसे विजनरी भी है, कि उसके साथ साथ उस पर रोड भी बनाए जाए। यदि हम ट्रैक बना ही रहे तो मुंबई में लोगों को रेल के लिए समस्या ही है, लेकिन यातायात की और भी समस्या है, तो क्यों ना वही राइट ऑफ वे लेके हम वहां पे भी एक रोड नेटवर्क भी एलिवेटेड कर दे, तो दोनों एक इंटीग्रेटेड बन जाएगा। तो इस तरह के सॉल्यूशन की आवश्यकता है। सुरेश जी, अभी सेफ्टी की बात हो रही थी बार बार, तो एक कंज्यूमर राइट्स के लॉयर के संदर्भ में मैं पूछना चाहती हूं कि आजकल जो मैं देखती हूं कि दिल्ली के अंदर विशेषकर जितनी भी कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, स्पेशली जो हमारी हाईएस्ट कोर्ट है कंज्यूमर कोर्ट, नेशनल कमीशन, वो इतने ज्यादा रेलवे के अगेंस्ट केसेस फाइल होते हैं जिनके अंदर सबसे बड़ी जो कंप्लेंट एक आम पैसेंजर की होती है वो जो रेलवे में चोरियां होती हैं उसके लिए। तो उसके लिए जो आपके जो मंत्रालय है, जीआरपीएफ जो है, वो उसके लिए कुछ स्टेप्स ले रही है कि जहां तक पैसेंजर ट्रेन के अंदर तो चोरियां होती ही हैं, पर यहां पर ये भी सुनते हैं कि जो एसी फर्स्ट क्लास जैसे जो कोचेज हैं उनके अंदर भी चलती ट्रेन के अंदर चोरी हो जाती है। एक वकील होने के नाते जब मैं आपके जो लॉ के जो ऑफिसर्स होते हैं जो मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं, केस की पैरवी करने के लिए आते हैं, उनका ये सीधा जवाब होता है कि जी इसको तो जीआरपीएफ जाने, ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, जीआरपीएफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर्स। और साथ साथ ये भी कहा जाता है, जो एक बहुत ही अटपटा जवाब होता है, कि क्या मालूम चोरी जो है वो दूसरे पैसेंजर ने ही कर ली हो, कोई बाहर के व्यक्ति ने नहीं करी हो। तो क्या आपका मंत्रालय रेलवेज को एक आम नागरिक के लिए अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ कर रहा है? जीआरपीएफ क्या कर रहा है उसके बारे में? ओके, आपने कहा, मैंने खुद हमारे देश के सभी मुख्यमंत्रियों को एक खत लिखा, और हमारे, आपको पता होगा, संविधान के तहत कानून और सुव्यवस्था की जो जिम्मेदारी है वो राज्यों के ऊपर है। इसके लिए यदि जीआरपी जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट का पुलिस होता है, वो हमारे पास आता है, उसके लिए 50% सैलरी सिर्फ रेलवे देती है, लेकिन उसकी पूरी की पूरी रिपोर्टिंग सिस्टम स्टेट गवर्नमेंट ही देखती है। तो हमने, और आरपीएफ जो है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये हमारी जिम्मेदारी। तो ये सिमलेस पुलिसिंग होने के लिए हमने ये बिल्कुल सभी को कहा था कि अब आप हमें ये दे दीजिए ताकि कम से कम इंटीग्रेटेड रहेगा, लोगों को कठिनाई नहीं होगी। लेकिन बहुत सारे राज्यों ने उसको नहीं माना है, मैं उसकी कोशिश जारी भी है। दूसरी बात है, चोरी जो होती है उसको रोकने के लिए हमने बहुत सारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा, सीसीटीवी लगाने होंगे, ट्रैकिंग करने के लिए भी एक नई व्यवस्था करनी होगी। हमने, जो चोर होते हैं वो सिर्फ रेलवे में चोरी नहीं करते, चोर है तो कहीं भी चोरी करेंगे, यहां भी करेंगे, वहां भी करेंगे। तो हमने उनके लिए जो मोडस ऑपरेंडी होती है चोरी करने की, उसके तरफ से हमको ये पता चल सकता है। तो हमने उसका एक डेटाबेस जो होता है, जो नॉर्मल पुलिस मेंटेन करती है पूरे देश में, क्योंकि वो चोर यहीं भी जाएगा, यहां भी जाएगा। वो ऐसा नहीं कि मैंने स्पेशलाइज किया, मैं अभी सिर्फ रेलवे में चोरी करूंगा, बाहर जाके चोरी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन हो गया है। एक डॉक्टर है कि मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर की प्रैक्टिस करूंगा, इंजीनियरिंग का काम नहीं करूंगा, ये डॉक्टर कह सकता है। कि चोर ये नहीं कहेगा कि ये इसके बाद ये सीमा है, रेल का ट्रैक खत्म हो गया, चोरी बंद, अभी मैं चोरी नहीं करूंगा, ऐसा तो नहीं करता। तो इसके लिए हमने ये पूरी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उसका डेटाबेस करने के लिए भी हमने एक शुरुआत की है, पुलिस को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन ये स्थिति है देश में, पूरे राज्यों में, जहां कहां पर आपको ज्यादा चोरी दिखाई देगी, जिस राज्यों में कानून और व्यवस्था भी बुरी है, वहां पे चोरी की स्थिति भी और आपका पॉइंट सही कि इसमें स्टेट्स को भी साथ में आना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इन सवालों के लिए, और प्रभु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तरह से फ्रैंकली हमारे सारे सवालों का जवाब देने।